Good afternoon to you all. I am here to take the class of range of motion exercises, and it's come in the you all know that the range of motion exercises comes in the nursing foundation. I think you have all read about it earlier. Anyone know about range of motion exercises? Simply range of motion. Anyone know about range of motion? सही. Simply range of motion is means the body part, maximum movement occurs in the body part. ये जनरली उस पेशेंट में ये करते हैं जिसको अगर थेरेपीज़ की ज़रूरत है, या फिर वो अभी क्लिनिकली स्टेबल नहीं है, या फिर वो खुद से लोकोमोट या मूव नहीं कर पाता है. उसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस या फिर डिफरेंट अलग अलग क्राइटेरियाज है जिसमें डिफरेंट पेशेंट्स को ये देते हैं. Patients with restricted mobility are unable to perform some or all ranges of joint motion exercises independently. जिस पेशेंट में इंडिपेंडेंटली अपना मोशन वो नहीं कर सकता, जैसे कि बहुत सारे केस तुम देखोगे आरटीए के केस में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसका लोकोमोशन हैम्पर्ड हो जाता है, क्योंकि उसको डिफरेंट अलग अलग तरीके का चोट लग जाता है. जैसे जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाता, उसी को फ्रीएबल मूव कर पाए और उसका वो डिजनरेट नहीं हो जाए, उसका वो लोकोमोशन, उस चीज़ के लिए रेंज ऑफ लोकोमोशन एक्सरसाइजेज ज़रूरी है. और ये हर तरह के, जैसे ये डिफरेंट डिजीज़ में ये अप्लीकेबल होता है. If joints aren't moved periodically, joint may become fixed in one position and client loses normal use of joint. अगर पेशेंट अपना लोकोमोशन या फिर मूवमेंट जॉइंट का रेगुलर नहीं करता है तो उसका वो जो मूवमेंट है जॉइंट्स का वो डिजनरेट कर जाता है. जैसे कि बहुत दिन तक किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते वो चीज़ ख़राब हो जाता है. वैसे ही सिंपली जॉइंट्स है, अगर जॉइंट्स को बहुत दिन तक यूज़ नहीं किया, ये जॉइंट्स को अगर लोकोमोट नहीं या मूव नहीं किया जाए तो वो एक जगह जाके स्थिर हो जाता है. सिंपली इसका डिफिनेशन इसका आता है रेंज ऑफ मोशन. ROM इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट. ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट है अवेलेबल एट द जॉइंट इन वन ऑफ द 3 प्लेन्स ऑफ द बॉडी का 3 प्लेन होता है. ठीक है, ये रेंज ऑफ मोशन है, ये मैक्सिमम मूवमेंट होता है जो डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी में यूज़ होता है. ये जनरली 3 प्लेन होता है. प्लेन किस कंडीशन को कहते हैं? ये प्लेन 3 तरीके का होता है, और ये होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है. जैसे कि तुम ये 3 तरह का होता है: सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन. सजाइटल प्लेन क्या होता है? ये होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होता है. और ये क्या करता है? ये लेफ्ट और राइट बॉडी पार्ट को डिफर करता है. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझते हो ना? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस. इसमें लॉन्गिट्यूड ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, समझ लो. फ्रंटल प्लेन ये भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, लेकिन ये एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन को डिफरेंशिएट, ये अलग अलग करता है. एंटीरियर और पोस्टीरियर समझते होंगे. It's a plane or line passes through the body from side to side and divides the body into front and back. Front and back. ट्रांसवर्स प्लेन ये होता है बॉडी का जो मिड लाइन होता है. बॉडी का जब ऊपर से नीचे जाओगे तो उसका एक मिड लाइन होता है. नॉट इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, इट्स इन ट्रांसवर्स प्लेन. ये अराउंड वहाँ पे तुम्हारा जो ये बेली बटन होता है वहाँ पे ये होता है. ठीक. इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन. और रेंज ऑफ मोशन मेनली डिपेंड करता है जॉइंट्स पे. जॉइंट्स किसको कहते हैं? जहाँ पे 2 बोन आर्टिकुलेट करता है किसी से. ठीक. तो जॉइंट्स में भी 3 तरह का जॉइंट्स होता है. तुम लोगों को पता है कौन कौन सा है 3 तरह का जॉइंट्स? हाँ, और उसमें भी सिर्फ साइनोवियल जॉइंट में हम लोग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करते हैं. ठीक. लेकिन साइनोवियल जॉइंट्स मूवेबल होता है, और इसमें साइनोवियल जॉइंट के अंदर 6 तरह का जॉइंट्स आता है. ठीक. 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. तो उसी देखो, जैसे कि इसमें टोटल 13 मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन वेरियस जॉइंट्स, और इसमें है कि एक और है जो इसमें
जो तीन के दो किसी दो के कॉम्बिनेशन से बनता है या फिर किसी तीन, जिसको रोटेशन भी कहते हैं, ठीक। वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो जब मैं तुमको पूरा का कॉम्बिनेशन बताऊँगा, जब तीन मिल के एक अलग वो ये मूवमेंट करता है तो उसका अलग नाम होता है। इसके देखो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का डिफरेंट रीजन में उसका टर्मिनोलॉजी रहता है। ये तुम लोग देख सकते हो एक दूसरे को पास करना। इसमें सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी डिपेंड करता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन एक मेडिकल स्टूडेंट को जानना क्यों जरूरी होता है? सबसे सिंपल लैंग्वेज बताओ क्यों जरूरी होता है? वो तो बॉडी ऑर्गन्स तो वो सब तो होता है, सबसे सिंपल क्यों? एक्यूरेसी के लिए, किसी भी चीज़ का एक्यूरेट पोजीशनिंग जानने के लिए। एक्यूरेट, और वो एक रेगुलर वो चलता आ रहा है। जब तक एनाटॉमिकल पोजीशन तुम नहीं समझोगे तब तक आगे ये रेंज ऑफ मोशन का डिफरेंट जो टाइप्स है या फिर ये डिफरेंट और वाइटल जॉइंट्स पे जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसको भी समझना थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक। तो इसमें भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होता है। इसमें एक होता है डायरेक्शनल टर्म्स होता है और एक होता है रीजनल टर्म्स, ठीक। डायरेक्शनल टर्म्स हो गया कि डिफरेंट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, सिंपल समझ रहे हो। रीजनल मतलब पार्टिकुलर रीजन पे, जैसे तुम वो देखोगे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड सुने, ये डायरेक्शनल टर्म्स में आता है। तो ये प्रॉक्सिमल तुम किसी भी जनरली तुम प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड उसमें फ्रांस में सुने होंगे, ठीक। प्रॉक्सिमल डिस्टल और ये डिस्टल, हाँ इसमें प्रॉक्सिमल में तुम जब देखोगे प्रॉक्सिमल क्या है, तो जब इस पार्ट को देखोगे तो ये भी प्रॉक्सिमल आता है। ये प्रॉक्सिमल जो अटैचमेंट के पास है। अटैचमेंट मतलब समझ लेना बोन, ये जॉइंट्स। और दूसरा हो गया डिस्टल जो तुम्हारे फैलेंजेस के पास आ गया, ठीक। ये तुम्हारा जब पूरा यहाँ से यहाँ तक करोगे तो ये तुम्हारा एक होता है, एक ये डायरेक्शनल टर्म्स में डिफाइन होता है जिसको प्रॉक्सिमल टू डिस्टल कहते हैं, ठीक। और दूसरा होता है रीजनल टर्म्स। ये पार्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। जैसे कि तुम ये जैसे कि ऑक्सीपिटल हम लोग देखते हैं, ऑक्सीपिटल किसको कहते हैं? बैक ऑफ द हेड, ठीक। या फिर दूसरा हम लोग देखते हैं एक्रोमियल। एक्रोमियल किसको कहते हैं? शोल्डर का बैक, शोल्डर के बैक को, फ्रंट वाली इस पार्ट को, ठीक। जैसे इसमें भी बहुत सारे टर्म्स होता है। उस टर्म्स को डिफाइन नहीं करूँगा, वो जो मैंने लिफलेट किया है उसमें एक दूसरे को पास करके देख लेना क्योंकि टाइम के हिसाब से। अब इसका पर्पसेस में आते हैं। रेंज ऑफ मोशन क्यों डिफरेंट पर्पसेस में? तो इसका टू प्रमोट हेल्थ बाय इम्प्रूविंग फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लंग्स। तुम लोग को पता है हम लोग मसल्स को, ये मसल्स हमारे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, और मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में ब्लड वेसल्स का बहुत ज़रूरी काम रहता है, ठीक। तो उसमें अगर मसल्स को रेगुलर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें तो एक जगह जाके स्टिफ हो जाता है। तुम देखे हुए कि बहुत सारा जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स है जो बहुत टाइम से बेड पे हैं, उनको मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसी के कारण कि उसका मसल्स स्टिफ हो जाता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक लॉन्ग टर्म में बेड पे रहने के कारण, बेड रेस्ट पे रहने के कारण। दूसरा हो गया टू प्रिवेंट स्टिफनेस इन जॉइंट, तो बताएं। और टू डिले डिजेनरेटिव चेंजेस, मैंने बताया कि डिजेनरेट करने लगता है अगर उसका, क्योंकि जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स में भी हम लोग क्या रहें, जो मुझे सैनोवियल जॉइंट पड़ता है, सैनोवियल जॉइंट जो होता है वहाँ पे क्या होता है, सैनोवियल फ्लूइड होता है। फ्लूइड जो होता है उसको लुब्रिकेट करता है, सिंपली ये लुब्रिकेशन का काम करता है। तो बहुत टाइम तक अगर हम लोग ये मूवमेंट नहीं करते हैं तो वो जो सैनोवियल फ्लूइड है वो जो है वो थोड़ा, उसको मान सकते हो थोड़ा थिक हो जाता है, जिसके कारण मूवमेंट में दिक्कत होता है, ठीक। टू रिस्टोर मसल फंक्शन इन डिजीजेस एंड इंजरी एंड डिफॉर्मिटीज, टू प्रमोट फिजिकल मोबिलिटी ये फिजिकल प्रमोट करता है फिजिकल मोबिलिटी को, और इसमें कि तुम्हारा बॉडी को स्ट्रेंथन भी करता है, तुमको पावर प्रोवाइड करता है। सिंपली सुबह में एक्सरसाइज या रनिंग लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो बॉडी को फ्रेश रखता है और उनको एक्टिव महसूस कराता है। फिर टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, टू रिड्यूस स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को भी दूर करता है। तुम देखे होगे बहुत सारे में, अगर जैसे कि एग्ज़ाम टाइम होता है या फिर किसी को रहता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे उस टाइम क्या सजेस्ट किया जाता है कि योगा करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज क्यों? ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए। एंड लास्ट टू रिहैबिलिटेट द पेशेंट, ये किस कंडीशन में? जैसे कि ये रिहैबिलिटेट उस कंडीशन कह सकते हैं जैसे कि RTA का पेशेंट आ गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, उसमें उसको रिहैबिलिटेशन जरूरी है क्योंकि वो जब आया तो उसका वो डैमेज हो गया था बॉडी पार्ट्स, फिर वो ट्रीटमेंट हुआ, वो
वो ठीक हो गया, फिर उसके बाद उसका लोकोमोशन लेकिन हल्का सा हैम्पर रहता है, तो उसको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड किया जाता है ना, डॉक्टर फिजियोथेरेपी लिखते हैं, ठीक। So that's called to rehabilitate the patient. And then we come on the types of room. It's not in size, it is only room. Room is range of motion. Types of range of motion simply. ये तीन तरह का होता है, पैसिव, एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड। पैसिव मतलब हो गया जिसमें जो एक मेडिकल स्टाफ है, आइदर कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर नर्स हो, वो जो है वो डायरेक्ट हेल्प करते हैं पेशेंट को इन डिफरेंट एक्सरसाइज। पेशेंट एबल नहीं होता कि कोई भी मूवमेंट बॉडी का कर पाए, ठीक। दूसरा हो गया एक्टिव, पेशेंट डज विदाउट असिस्टेंट। एक्टिव मतलब हो गया जैसे नॉर्मल, जैसे मान लो तुम बीमार पड़ गया, लेकिन तुम तो नॉर्मल हो। नॉर्मल मीन्स इन द सेंस ऑफ लोकोमोशन, नॉट इन द सेंस ऑफ हेल्थ, ठीक। तुम मूवमेंट कर सकते हो, तो उसमें हो गया एक्टिव। एक्टिव असिस्टेंट मतलब वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इसको बहुत होता है कि किसी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, तो उसका लोकोमोशन थोड़ा हैम्पर कर जाता है, मूवमेंट हैम्पर कर जाता है बॉडी का, तो उसमें किसी का असिस्टेंस जरूरी होता है, ठीक। तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्टिव असिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करने से पहले किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। ध्यान रखना इन द सेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ या फिर नॉट इन द सेंस ऑफ पेशेंट, ठीक। द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सच एज पोजीशन और मूवमेंट एक्सेट्रा, ठीक। जो डॉक्टर जो पोजीशन जो उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, जो भी उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर वो हॉस्पिटल में है तो वो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो नर्सेस के द्वारा उसको हेल्प किया जाएगा, तो उसी के हिसाब से उसका डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन उसको यूज़ करना होगा, ठीक है। एसेस द जनरल कंडीशन डायग्नोसिस, सबसे पहले फिर उसके बाद पेशेंट का जनरल कंडीशन देखेंगे, फिर उसका ये लोकोमोशन, उसका मूवमेंट कितना हो रहा है जॉइंट्स में, ठीक। मान लो किसी का मसल स्टिफ है तो हल्का सा मूवमेंट उसको दर्द करेगा, तो उसी के हिसाब से उसको ये फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक। सेल्फ केयर एबिलिटी ऑफ पेशेंट। सेल्फ केयर एबिलिटी ऑफ पेशेंट मतलब समझ रहे हो तुम लोग? सेल्फ केयर एबिलिटी ऑफ पेशेंट, केयर ऑफ स्किल्स उससे वो मतलब हाँ वो ये भी देखेंगे कि वो खुद से कितना कुछ कर पा रहा है, वो खुद का ख्याल रख पा रहा है कि नहीं, या फिर खुद से मूव कर पा रहा है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी करो, सेल्फ केयर एबिलिटी में कुछ कमी है, तब उसको हम लोग जाके उसको हेल्प करेंगे। फिर वो हेल्प किस चीज़ में आ जाएगा? एक्टिव असिस्टेंस, नॉट एक्टिव। अगर वो सेल्फ केयर एबिलिटीज में पूरा है तो सिंपल वो एक्टिव होगा। फिर हो गया मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का मेंटल स्टेटस जो मान लो किसी पेशेंट को सीजर्स आता है, तो सीजर्स आता है उसको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। अचानक से उस टाइम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते टाइम वहाँ पे ये बेड रेलिंग जो होता है वो नहीं लगा रहेगा, क्योंकि वो अगर वो लगा देते तो फिर कैसे करेगा, ठीक। तो सिंपली उससे सीजर्स आ गया, तो वो सीजर्स में क्या है, पेशेंट को हैंडल करना सडनली उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस टाइम क्या है उसका जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो हैम्पर कर सकता है, ठीक। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है मान लो मैनिक पेशेंट है, मतलब हाइपर एक्टिव पेशेंट है, हाइपर एक्टिव मतलब मेंटली अनस्टेबल है, उसके कारण वो हाइपर एक्टिव है, तो तुमको करने देगा, आपको ये नहीं करने देगा, तुम्ही को और हार्म कर देगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। फिर हो गया प्रिपरेशन। फिर क्या मतलब पेशेंट को रेंज ये एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करने से पहले क्या प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले ये हम लोग उसको पहले सबसे पहले हम लोग को प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक। हम लोग प्रोसीजर, उसके बाद क्या है उस पेशेंट को भी समझाएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स करना है। सेकंड है प्रोवाइड प्राइवेसी, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। थर्ड हो गया कि उसका ये बेड का जो हाइट है वो एडिक्वेट हाइट पे रखना है, ठीक। और लास्ट हो गया कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। फिर हो गया इसका प्रोसीजर्स, ये इसका प्रिपरेशन हम लोग देखिए। अब आते हैं इसका प्रोसीजर्स में कि क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर इसका उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। वॉश हैंड्स थोरोली सिंपली। फर्स्ट वॉश हैंड थोड़े पहले पेशेंट को टच करने से पहले अपना हाथ धो लें,
सपोर्ट द एक्सट्रीमिटीज एंड पार्ट टू बी मूव्ड अबव एंड बिलो जॉइंट। जो एक्सट्रीमिटी, मान लो अगर हम लोग लेग का एक्सरसाइज उसको बता रहे हैं, ठीक, तो इसका पहले हम लोग हल्का सा मूव करके देख लेंगे कि वो कहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक, जॉइंट जो है कहाँ तक उसको पेन नहीं हो रहा, उसको दिक्कत नहीं हो रहा, कहाँ तक मूव कर रहा है। थर्ड हो गया डोंट होल्ड द जॉइंट, इस जॉइंट पे दबाव नहीं डालना है कभी भी एक्सरसाइज करते टाइम, समझ लो, या फिर मान लो ये हैंड है तो यहाँ पे जॉइंट से दबाव नहीं डालना है। फिर हो गया मूव जॉइंट थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन में उसको करना है। हाइपर फुल रेंज ऑफ मोशन हमारा ये फ्लेक्शन से लेकर हाइपर एक्सटेंशन तक जाता है सिंपली। अगर बहुत सारे में कॉमन होता है फ्लेक्शन टू हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। एंड जैसे ये डॉक्टर्स जिस तरह से उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, फिजियोथेरेपी उसको एक्सरसाइज बोला कि इस तरह से करना है, तो उसी तरीके से जितना उसको जरूरत है बस उतना ही करना है। ये नहीं कि एक्सेस कर देना, लिखा है 5 तो कर दिया 10, नहीं, एक दिन में करके मैं एकदम चकाचक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइज पीरियड में बी इनकॉर्पोरेटेड टू एन एक्टिविटी सच एज ब्लड बाथ, ठीक है। एक्सरसाइज पीरियड को इस तरह से, और मान लो तुम एक्टिव पेशेंट को, ठीक, एक्टिव पेशेंट को अपना एक्सरसाइज एक्टिव असिस्टेड भी रहो, तो फिर ये अपने एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इस तरह से ढालना है कि वो तुम्हारे काम की तरह होगा। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट को बेड बाथ प्रोवाइड किया जाता है, तो वो अपने उस चीज़ को अपने रूटीन में वो डाल देता है कि हाँ हमको सुबह में लेना ही लेना। जैसे तुम ब्रेकफास्ट रूटीन में डाल दो ना, वैसे इसको रूटीन में डालने से तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारा टाइम तो बचत होगा। और दूसरा क्या बात हो गया कि उसको बार बार उस चीज़ को ध्यान में लाने की जरूरत नहीं। ये नहीं है कि बार बार आप मेरे को एक्सरसाइज करने ना ऑटोमेटिकली वो चीज़ ट्रिगर करेगा माइंड में। और इसमें आफ्टर केयर पे भी ध्यान देना है। एक्सरसाइज तो कर ली है, एक्सरसाइज तो पेशेंट करवा दे, लेकिन उसके आफ्टर केयर पे भी ध्यान देना है। इसमें जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया तो उसको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया तो पेशेंट को एडजस्ट करना है, उसको फिर से कंफर्टेबल पोजीशन पे लाना है, ठीक। फिर दूसरा हो गया उसको जो साइड रेल्स है, बेड का साइड रेल्स होता है ना, समझ रहे हो ना, साइड रेल्स है उसको क्या है, उसको ओपन कर दे, क्लोज, पहले जो ओपन था वो नीचे गिरा हुआ था तो उसको क्लोज कर देना है, ठीक, ताकि अगर वो थोड़ा मूवमेंट कर पाए तो वो गिर ना जाए। एक्सरसाइज के बाद अगर मूवमेंट जैसे उठ के बैठ रहा है, मान लो किसी तरीके से उसको कोई दिक्कत हुआ वो नीचे गिर जाए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, उसकी सेफ्टी कंस यूज करनी चाहिए। फिर वॉश हैंड थोरोली, ये तो करना ही है किसी को ये एक्सरसाइज किया दी है तो उसके बाद करना। फिर रिकॉर्ड प्रोसीजर इन नर्सेस रिकॉर्ड, प्रोसीजर को जो प्रोसीजर हम लोग किए हैं उसको नर्सेस रिकॉर्ड में मेंशन करना है कि हमने ये किया, वो प्रूफ एक तरह से होता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन वेरियस जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन वेरियस जॉइंट्स, डिफरेंट जॉइंट्स पे डिफरेंट मूवमेंट्स रहता है, उसके लिए पर्टिकुलर नेम रहता है। सबसे पहले होता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या हो गया, सिंपली तो बताते हैं, ये हाथ देख रहे हो, ठीक, ये देख रहे हो फ्लेक्शन, ये वाला चीज़, ये इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये पाँव से भी या फिर इससे भी। ये जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे, देखो इन्वर्ट करेंगे तो वो फ्लेक्शन, और जब ऐसे स्ट्रेट 0 डिग्री पे तो वो हो गया तुम्हारा एक्सटेंशन। और जब ये स्ट्रेट के बाद थोड़ा सा मतलब ऐसे भी तो होता है ना, ये 0 डिग्री से थोड़ा अंदर 10 डिग्री अंदर जाता है, ठीक, तो उस टाइम हो गया हाइपर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तुम सबसे एक्सटेंशन मीन्स सिंपली एक्सटेंड करना, एक्सटेंड हम लोग करना। फिर हो गया हाइपर एक्सटेंशन एक्सटेंशन से भी ज़्यादा करना, ठीक, तो वो हो गया, समझ गए तुम। तो इसमें बहुत सारा अलग एग्जाम्पल भी होता है। मूवमेंट ऑफ पाम टुवर्ड्स इनर स्पेक्ट, तुमको बताएं पाम तो भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ऐसे हाथ पर उपयोग करके देख सकते हो, इसको अंदर की ओर करो, ये तुम्हारा हो गया फ्लेक्शन। और जब इसको ऐसे बाहर सीधा करेंगे तो ये हो गया तुम्हारी एक्सटेंशन मीन्स एक्सटेंड करना, सिंपली उसे याद कर सकते हो। और फिर सिंपली फिर इसको ऐसे कर दिए तो ये हो गया तुम्हारा हाइपर एक्सटेंशन। और इसमें ये फिंगर्स में भी पॉसिबल है, फलेंजेस में भी, फलेंजेस समझते हो, या फिर तुम ये आर्म में हेड में भी पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए मैं बोला ये जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन है, ये बहुत सारे जॉइंट्स में आता है। मतलब ये जितना भी तुम टाइप्स लोगे ना, उसमें ये 3 चीज़ मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स में 3 आता है, एक्सरसाइज आता है, ठीक। इसमें समझ गए, इसमें क्या होता है, जो
डिग्री है इसका कंट्रास्ट, डिक्रीज करता है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज करता है, 0 डिग्री तक हम लोग लाते हैं। इसमें क्या होता है, 0 डिग्री से भी ये फिर बैकवर्ड में 0 डिग्री से अप टू 10 डिग्री, ये हमारा जो आप जानते हो, ये नीचे जाकर अप टू 10 टू किसी किसी में बहुत रेयरली, किसी में 12 डिग्री तक जाता है, लेकिन जनरली ये 10 डिग्री तक ही अप्रोच जाता है। ठीक, ये तीनों समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत? फिर आते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक एबडक्शन है ABD एंड एक है एडक्शन ADD। ठीक है, एबडक्शन देखो, एबडक्शन में सिंपली ये रेस्ट हमारा पोजीशन में है, फिर इसको जब तुम स्ट्रेट कर दोगे ये पूरा 180 डिग्री ले आए। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एबडक्शन। और जब इसको फिर से अपने बॉडी के मिड लाइन के पास ले आए तो क्या हो गया, समझ गए? ये मूविंग द जॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, अपने मिड लाइन से दूर करना एबडक्शन, और अपने मिड लाइन के पास लाना टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन बताएंगे लोग, ये जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे तुम देखोगे तो एक मिड लाइन में प्लेन बनता है जिसको सजाइडल प्लेन कहते हैं, समझ रहे हो? तो उसको कहते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका एबडक्शन में भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे मूविंग, ये तो तुमको बताएं कि ये पूरा हैंड मूवमेंट को हम लोग देख लिए। फिर हो गया ये मूविंग ऑफ द पाम लेटरली एट रिस्ट जॉइंट। ठीक, अपने रिस्ट को भी देख सकते हो। ठीक, एंड मूव लेग लेटरली अवे फ्रॉम द बॉडी, जब ये तुम ये हैंड में करते हो लेग में भी होगा उस तरह से। ठीक, समझ गए ये दोनों, किसी को कोई डाउट? अब हम आते हैं सर्कमडक्शन पे। ठीक, सर्कमडक्शन होता है कि 3 के कॉम्बिनेशन से होता है, फ्लेक्शन, ठीक, एबडक्शन, ठीक, और एक हो गया एडक्शन। समझ गया? तो ये हमारा एक सिंगल हाथ लेते हैं ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, मतलब ऐसे, ये तो सीधा हो गया ऐसे, फिर इसमें ऐसे ऐसे होते रहता है, ये होगा एक, ये अंदर की ओर आएगा और फिर ये नीचे जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक ये सर्कल टाइप का तुम्हारा बन जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तुम देख सकते हो पिक्चर में दिखाया गया है कि एक सर्कल जैसा मूवमेंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सर्कमडक्शन को किस तरह से याद करें, सर्कमफ्रेंस से तुम याद रख सकते हो। सबका टर्मिनोलॉजी को तुम किसी न किसी तरीके से याद रख सकते हो, सिंपल होता है। अब हम लोग आते हैं रोटेशन पे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। अब हम लोग आते हैं रोटेशन। रोटेशन सिंपली हो गया, सिंपली तुम देख सकते हो फिगर, ये हो गया कि तुम बॉडी को ऐसा स्ट्रेट रखते हो, फिर पीछे की ओर ऐसे मूव करते हो और ऐसे पीछे की ओर मूव करते हो, पैर को स्ट्रेट रख के, ये नहीं कि पूरा बॉडी को ही मूव करेगा। ठीक है, जैसे मॉर्निंग एक्सरसाइज में बहुत लोग करते भी होंगे, ये यहाँ बैकबोन को स्ट्रेच, बैकबोन को जो है उसको स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, तो इसमें उसी को कहते हैं रोटेशन, और ये हेड में भी पॉसिबल है। ठीक, ये सर्कुलर मूवमेंट कराता है, ये सर्कुलर मूवमेंट दूसरा है, ये तुम समझ लो फ्लेक्शन एबडक्शन एडक्शन के कॉम्बिनेशन से होता है। तो सर्कमडक्शन जो एक सर्कुलर टाइप का मूवमेंट कराता है, और ये रोटेशन दूसरा मूवमेंट है। ठीक है, और फिर हम लोग आते हैं सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। टर्निंग द बॉडी और बॉडी पार्ट टू फेस अपवर्ड। ठीक है, ये तुम्हारे ये तुम जनरली अपने फुट में देख सकते हो। देखो, सबको विजिबल है क्या? देख रहे हो, ये तुम मान लो तुम्हारा फुट है, रेस्ट पे फुट है। ठीक, समझ रहे हो, रेस्ट पे फुट है ये, और ये तुम्हारा ये बॉडी तुम्हारे यहाँ मिड लाइन पे है। ठीक, ये देखो क्या है, ये दोनों पहले मैं बता रहा हूँ। प्रोनेशन, टर्निंग द बॉडी और बॉडी पार्ट टू फेस डाउनवर्ड। फेस डाउनवर्ड मतलब पैर को ऐसे नीचे कर लेना, ये यहाँ से ना कि यहाँ से। ठीक, डाउनवर्ड और अपवर्ड, और फिर मूव करना। ठीक, समझे?
किसी को कोई डाउट है? हाँ हाँ, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। देखो सुपाइन पोजीशन क्या होता है, ठीक, देखो सुपाइनेशन टर्न, बॉडी को टर्न करना है, बॉडी या किसी बॉडी पार्ट को ये अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर, जैसे ये है अपवर्ड, सॉरी हाँ अपवर्ड करेंगे, ठीक, और डाउनवर्ड। सिंपली इसमें अंतर रहता है कि एक नीचे जाता है ऊपर जाता है, बस वो है। प्रोनेशन में हो गया डाउनवर्ड हो गया, और ये सुपाइनेशन में हो गया अपवर्ड हो गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं इन्वर्जन में, टर्निंग द फीट इनवर्ड। इनवर्ड, जब इनवर्ड की बात आएगी, इनवर्ड में हमेशा याद रखना, इनवर्ड आउटवर्ड बॉडी पार्ट में सेंस में कहा जाता है जहाँ हमारा बॉडी का मिड लाइन है। अगर इनवर्ड है, इनवर्ड कब कहा जाएगा, मतलब कि अगर लोग ये जो इसको शिफ्ट करके इधर आ रहा है तो मिड लाइन में आ रहा है, और इसको बाहर करके मिड लाइन से दूर जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया इन्वर्जन, टर्निंग द फीट इनवर्ड सो दैट टोज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन। ये देख सकते हैं, ये देखो ये नॉर्मल पोजीशन पे है, और ये इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर। तुम जब ऐसे रहोगे तो जब तुम इसको अंदर करोगे तो तुम्हारे इनवर्ड, तुम अपने खुद को डिफरेंस पे लेकर सोचो। और ये रिवर्सन, रिवर्सन दूसरा हो गया, इसका रिवर्सन आउटवर्ड हो गया, ठीक। तो इसको इन्वर्सन क्या होगा, टर्निंग द फीट इनवर्ड सो टोज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक, टुवर्ड्स द मिड लाइन, और इसमें अवे फ्रॉम द मिड लाइन। एग्जाम्पल इसका हो गया टर्न शोल्ड ऑफ द फुट मीडियली, मतलब ये जो सोल समझते हो ना, ये तो ये इसका पाम हो गया, ये सोल हो गया, ठीक, उसको ये मीडियली उसको करना है। एंड फिर आते हैं वर्जन में, टर्निंग द फीट आउटवर्ड सो टोज आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और द मूवमेंट ऑफ सोल्स लेटरली एट द intertarsal joint so that soles face away from each other। टार्सल और टार्सल समझते हो? किसी को इसमें कोई दिक्कत है, इनवर्ड या आउटवर्ड या फिर इन्वर्जन रिवर्सन? अभी तक जितना कोई भी चीज़ मैं बताया उसमें ये सिंपली रेंज ऑफ मोशन का टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन कौन सा? पैसिव, एक्टिव, पैसिव, एक्टिव। देखो ये रेंज ऑफ मोशन है, पैसिव, एक्टिव, एक्टिव असिस्टेंट। पैसिव एक्टिव मतलब क्या हो गया, सिंपली ह्यूमन एक्टिव है, मतलब वो अपना सारा काम खुद कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में वो इसमें किसी का असिस्टेंस का जरूरत नहीं पड़ता एक्सरसाइज के लिए, समझ रहे हो। और पैसिव मतलब एक्टिव का ठीक अपोजिट क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, पैसिव मतलब किसी तरीके से हेल्प करेगा, मतलब कि खुद से कुछ नहीं करेगा। एक्टिव असिस्टेंट मतलब कि वो एक्टिव है लेकिन उसको असिस्टेंस की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे लोग देखते हो बहुत दिन से बेड रीड है लेकिन वो एक्टिव भी है, तो अगर उसको डॉक्टर से बोलता है कि बहुत दिन के रेस्ट के बाद कि अपनी मूवमेंट पर ध्यान दीजिए, बॉडी मूव कर रहे हैं, उसमें क्या उसको कंधा देते हैं या फिर उसको हेल्प करते हैं, वो एक्टिव असिस्टेंट। असिस्टेंट में सिंपली असिस्टेंस की उसको ज़रूरत है एक्सरसाइज के लिए, और जहाँ पे सिंपली एक्टिव है मतलब कि वो एक्टिव है, वो खुद से सब कुछ कर सकता है। और पैसिव मतलब उसको प्रॉपर असिस्टेंस की ज़रूरत है, समझ गए। क्या जैसे क्योंकि उसका पार्टिकुलर पोजीशन जानने के लिए, ठीक है, पार्टिकुलर पोजीशन जानने के लिए तो है ही, साथ में वो किस तरह से वो वर्क करता है, उसको किस तरह से उसको एक्सरसाइज प्रोवाइड करना है। जैसे कि तुम जो पूछे इसमें 3 तरह का होता है, ठीक। इसमें हम लोग देखते हैं इंफीरियर टू सुपीरियर, जो तुमको ये पूछे इसमें इंफीरियर टू सुपीरियर होता है। इंफीरियर होता है सबसे नीचे वाला पार्ट, सुपीरियर हो गया ऊपर वाला पार्ट, ठीक, सुपीरियर ही हो गया। फिर इसमें 2 होता है पोस्टीरियर और एंटीरियर।
पोस्टीरियर मतलब हो गया बैक वाला पार्ट, एंटीरियर मतलब तो तुम सिंपली याद कर सकते हो एंटीरियर को। एंटीरियर मतलब कि इसको ये अंदर की ओर जाना, ठीक। तो यहाँ से शुरुआत हम लोग का फ्रंट क्या है, ये है, ठीक। यहाँ से जब अंदर की ओर जाएंगे तो इसको सिंपली तुमको डिफरेंस बता रहे, बस इस तरह से याद रख सकते हो क्या है। एंटीरियर मतलब अंदर तो वो तुम्हारा फ्रंट पार्ट एंटीरियर होगा, ये पार्ट तुम्हारा पोस्टीरियर हो गया, ठीक। और ये तुम्हारा हो गया इंफीरियर, ये क्या हो गया अभी बताएं, सुपीरियर। तो इसी के हिसाब से तुम फ्रंट से देखोगे तो इसके हिसाब से बॉडी का ना ये दो तरह से डिवाइड किया जाता है, मिड लाइन। तो इसमें एक होता है मीडियल लाइन, जो तुम ये सजाइटेड फ्रेम में देखोगे, ये तुम्हारा एक मीडियल लाइन होता है, ठीक, जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे करता है, ठीक। ये तुम्हारा मीडियल लाइन हो गया। और जब इसके तुम राइट साइड या लेफ्ट साइड जाओगे तो उसको लेटरल साइड कहते हैं। लेटरल वो तुम्हारे सेंस में है कि लेटरल तुम किस तरह से लगा, जैसे कि अगर हम हैं तो मेरा राइट लेटरल कुछ और होगा, जब तुम मेरे सामने फेस किया तुम्हारा राइट लेटरल तुम्हारा लेफ्ट लेटरल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं ये क्या देखो मैंने क्या यहाँ पे बताया, टाइप्स ऑफ मूवमेंट वेरियस जॉइंट, मतलब कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट मतलब कि जब हम लोग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये एक तरह से एक्सरसाइज है, ना कि उसको मूवमेंट का नाम पता, मूवमेंट का नाम तो है, साथ में एक्सरसाइज पे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस है, समझ रहे हो। तो ये जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये पार्टिकुलर बॉडी पार्ट है ना, मैं क्या अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत है तो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए बस ये कराएगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन, उसको क्या जरूरी है कि वो ये रोटेशन कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है, जितना उसको जरूरत है उसी के हिसाब से करेगा, जरूरत ऐसा थोड़ी अच्छा जितना टाइप से सारा उसको कर देना है। अरे भाई एंटीरियर पोस्टीरियर जो है ना वो सिर्फ डिफरेंशिएट मतलब कि वो किस पार्ट में तुमको एनाटॉमिकल डेफिनेशन जानने के लिए किसी भी जगह का हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर जरूरी है। ऐसा तो सिंपली बोला जाएगा कि ये हमको शोल्डर का कराना है, तो वो तो अगर तुम एज अ पेशेंट जाओगे तो तुम सिंपली डॉक्टर तो वही ना बोलेगा कि शोल्डर का एक्सरसाइज करा लीजिए, वो तुमको थोड़ी ना एनाटॉमिकल डिफिनेशन समझाने लगेगा किसी भी जगह का, समझ रहे हो, समझ गए। ये हमेशा इस तरह, ये देखो जब तुम ऐसे करके ऐसे कर लोगे ना वो तुम्हारे सर्कमफेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ देखो हमेशा इस चीज़ को ऐसे स्ट्रेट में ना कि ऐसे करके देखा जाता है, जब भी एक्सरसाइज दिया इस तरह के सेंस में होता है। सुपरनेशन तो होता है ना, जब तुम पाम को ये ऊपर कर दोगे तो ये तुम्हारा ये ऊपर हो गया मतलब सुपरनेशन, ऐसे मत देखो, ऐसे तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। हाँ ये देखो जब ये पूरा ये देखो जब ये तुम रिस्ट से देखोगे तुमको मैं सिंपल से जैसे बोला फ्लेक्शन हो गया बस पास में आ गया फ्लेक्शन, जब तुम ये रिस्ट से देखोगे ये तुम्हारा फ्लेक्शन हो जाएगा। फिर ये पाम का मूवमेंट है, तो क्या मैंने बताया सिंपली हमने क्या लिखा, सो दैट पाम इज अप। हाँ ये इस तरह से तुम बोलना चाह रहे हो ना, इस तरह से हमारे ये हो जाएगा, ये प्रोनेशन डाउनवर्ड जाता है। तुम इस तरह से देखो, इस तरह से देखो या इस तरह से देखो, ये जो तुम्हारी ये रोल हो गए अंदर की ओर ही आ रहा है, ऐसे भी देखोगे तो ये अंदर की ओर ही जा रहा है। डाउनवर्ड मतलब समझो कि अंदर की ओर जाना, डाउनवर्ड नीचे की ओर जाना। तो इस तरह से तुमने देखो जब भी इस चीज़ को पढ़ा जाता है तो हाथ को मूवमेंट इस तरह से रख के देखा जाता है, एक एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको पढ़ा जाता है। ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस जो है देखो एनाटॉमिकल पोजीशन का तुमको डेफिनेशन बताते हैं। ये क्या है, एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन देता है किसी पार्ट का जो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी एक कंसिस्टेंट वे में उसको जब जान सकें उसके लिए एनाटॉमिकल पोजीशन की जरूरत है। तो जब तुम ऐसे बोलोगे फिर तुम बोलोगे कि ऐसे उल्टा कर दे,
तो उल्टा करके किसी भी चीज़ को करेंगे तो उसका तो मूवमेंट तो अंदर क्यों जाएगा ना, चाहे ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। और किसी को कोई डाउट है? जैसे ये पूछ रहा था कि इसका ये पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पोजीशनिंग के बारे में। तो उसमें भी जब तुम पोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशनिंग में जाओगे ना, मिडलाइन के हिसाब से बहुत अलग अलग पोजीशन का अलग अलग नाम रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टोटल मिला के बहुत सारे नाम मेंशन है, वो तुम बुक में जाकर देख सकते हो। वैसे अभी मैं कुछ तुमको बताता हूँ, जैसे सेफेलिक हेड, जब सेफेलिक तुम देखोगे हेड, लेकिन जब तुम ऑक्सीपिटल चल रहोगे बैक, समझ गए आप, समझे? सेफेलिक पढ़े हो, सेफेलिक और ऑक्सीपिटल पढ़े होंगे एनाटॉमी में। फिर हो गया ऑर्बिटल जब भी हम लोग बोलेंगे आई, ये फ्रंट व्यू, ये हमेशा हम लोग ये एंटीरियर तरफ से देखेंगे। फिर वैसे हो गया बहुत सारा, हो गया ओरल माउथ हो गया, या फिर हो गया अम्बिलिकल ये ठीक है। फिर हो गया तुम्हारा फिमोरल थाई, ठीक, समझ लो ना। ऐसे बहुत सारा तुम्हारा टर्मिनोलॉजी है। अब हम लोग आते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन में। डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। देखो फ्लेक्शन मतलब तो समझे इनवर्ड की ओर, ठीक, तो अंदर की ओर करके। तो जब हम लोग इसमें डॉर्सी और फिर प्लांटर दोनों में मैं बताता हूँ, डॉर्सी और प्लांटर में मूवमेंट अंदर की ओर नहीं होता है। जैसे ये खड़े हो गए हील्स पे, हील समझ रहे हो ना, हील्स पे ऐसे खड़े हो गए, इसको अंदर बाहर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये पहले की हमारा जो ये फुट वो तो पहले से अंदर है ना, तो फ्लेक्शन तो ऐसे ही हो गया। फिर उसका टर्मिनोलॉजी में दो हो गए, डॉर्सिफ्लेक्शन और ये प्लांटर फ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ द फुट एट द एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉर्सी, ठीक है। फिर स्टैंडिंग ऑन द हिल, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पे हिल स्विंग है, हिल स्विंग है कि नहीं, ये नीचे ऊपर, ये साइड टू साइड है, ठीक है। इधर साइड ऐसे फिनिशिंग ऊपर। देखो प्लांटर फ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ द फुट एट द एंगल जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लांटर। प्लांटर तुम्हारा फुट का जो सोल होता है ना, उसको प्लांटर कहते हैं, ठीक है। तो जब इसको क्या करेंगे, तो उस पे जाके ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये रहना इसी पे है, तो उस बोल रहे सभी रहना ही इसी पे है और उसी पे मूवमेंट करना है, ठीक है। और डॉर्सी फ्लेक्शन में उसका अपोजिट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉर्सी। समझे? किसी को कोई डाउट है? इस दोनों में किसी को कोई डाउट है? ये तुम्हारा मेनली 13 टाइप्स हो गया जो मूवमेंट ऑफ वेरियस जॉइंट्स है, ठीक। इसके अलावा भी दो तुम्हारे टाइप्स होता है, जिसको होता है ये अपोजिशन, और एक और होता है लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। लेटरल फ्लेक्शन तुम्हारा हेड मूवमेंट है, लेटरल फ्लेक्शन बस ये भी आता है। और एक और हो गया अपोजिशन। अपोजिशन तुम्हारा क्या है, थंब, ये थंब देख रहे हो, इसको जब ये फिंगर्स की तरफ लाओगे, ये तुम्हारा हो गया अपोजिशन। इसका क्या है, टच थंब टू ईच फिंगर टू एट द सेम हैंड, ये ऐसे है, ये तुम्हारा हो गया क्या, अपोजिशन, समझ गए। इट्स मूवमेंट, देखो इसका डिफिनेशन है, इट्स मूवमेंट ऑफ द थंब। सिर्फ ये अपोजिशन सिर्फ थंब के लिए यूज होता है। इसमें एग्जांपल्स मेरे पास तुम्हारे लिए होगा, across the palm to each fingertip to the same hand as touch thumb to each finger, thumb को सारे फिंगर से टच करो, ये तुम्हारा क्या होगा, अपोजिशन। और लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल मैंने तुमको बताया अभी, जब ये अभी मैं बता रहा था एंटीरियर पोस्टीरियर में बताया कि ये मिड लाइन के साइड में लेटरल, ठीक, लेटरल समझ गया। ये 15 टाइप्स में किसी को कोई दिक्कत है?
30 टाइप्स है, और इसके अलावा पोजीशन और लेटरल फ्लेक्शन। देखो लेटरल फ्लेक्शन में तुम इसको भी ले सकते हो, जब तुम ये लोगे यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक, लेटरल फ्लेक्शन। तो इसमें तुम क्या करोगे, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वर्टिब्री का यूज होता है, और वर्टिब्री में तुम जानते हो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन करता है। वर्टिब्री का जो पांच टाइप का बोन्स होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट किन दो बोन्स में होता है, मुझे पता है भाई, वर्टिब्रल कॉलम का बात कर रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम में जो 5 तरह का बोन होता है, पता है 5 टाइप का बोन होता है, सर्वाइकल, नंबर, सैक्रल और कॉक्सियल। हां, इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करता है, सर्वाइकल और नंबर। ये C1 C2 में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो ये तो एटलस हो गया ना तुम्हारा, जिससे तुम्हारा ये हेड मूवमेंट होता है, वो जो ये सर्वाइकल का सबसे फर्स्ट बोन होता है, उसको एटलस कहते हैं। वो एटलस ही होता है जो तुम्हारा हेड से जुड़ा रहता है, और वही जो तुम देखते हो, ये हेड का मूवमेंट जो लेटरल देख रहे हो या फिर ऐसे देख रहे हो, वो तुम्हारा वो एटलस बोन का अटैचमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है, ठीक है। एटलस उसी को कहते हैं। तो फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विच आर्टिकुलेट विद ये क्रेनियम जॉइंट्स के बारे में किसी को जानना है जिसमें ये मूवमेंट होता है। जॉइंट्स में 3 तरह का होता है, उसमें जनरली मूवमेंट सैनोवियल जॉइंट में तुमको बताया, उसमें भी टाइप्स पता है, 6 टाइप्स का होता है, ठीक। सबका वो मूवमेंट तो पता ही होगा, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट ये शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट, ठीक। फिर दूसरा हो गया ये हिंज जॉइंट। हाँ, ये का जो लॉक होता है साइड में इसको ऐसे करते हैं, तो एल्बो भी ऐसे, मतलब अगर तुम इसको ऐसे इंगेज भी ऐसे तो भी उसे समझ सकते हो। या फिर तीसरा हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट, एक दूसरे का ग्लाइड करता है, ठीक है, वो एक दूसरे का आर्टिकुलेट ग्लाइड करता है। इसका होता है टार्सल और वर्टिब्रल। ग्लाइड करना मतलब क्या, वो दोनों के बीच वर्टिब्रल बोन के बीच में तुम देखोगे कि कार्टिलेज होता है, ठीक। वो क्या करता है, उस पर ग्लाइड करता है ना, उस पर जाके वो अटका हुआ नहीं रहता है, वो एक दूसरे को मूव करता है, ठीक। तो इसको ये टार्सल बोन में भी होता है, ठीक। और एक और हो गया ये फाइबर जॉइंट, ये एटलस में होता है, ठीक। और फिर एक और हो गया सैडल जॉइंट, ठीक, ये थंब जॉइंट में होता है। अब इसके बाद हम लोग इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, मतलब किन कंडीशन में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस नहीं करना है, ठीक है। जनरली दो टाइप्स ऑफ डिजीजेज में रेंज ऑफ मोशन नहीं सजेस्ट किया जाता पेशेंट्स को, जिसमें हो गया हार्ट एंड रिस्पिरेटरी डिजीजेस, और दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, ठीक है। हार्ट एंड रिस्पिरेटरी डिजीजेस, हार्ट और रिस्पिरेटरी डिजीज में क्या आता है, मस्कुलर डिजीजेस आ गए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ गया, रिस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर में तुम्हारा हो गया सीवीडी होता है, फिर ये हार्ट अटैक होता है, या फिर हाँ फिर क्या बोले, तो ये रोम एक्सरसाइजेस रिक्वायर्स एनर्जी एंड टेंड टू इंक्रीज सर्कुलेशन। तो ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो है उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक। एंड जब तक हमारे बॉडी का सर्कुलेशन अगर अच्छा से होता रहेगा तो हमारे अंदर एनर्जी भी रहेगी, ठीक। और ये जो सर्कुलेशन को हैम्पर कौन करता है, सर्कुलेशन को हैम्पर कौन करता है, जब तुमको ये सर्कुलेटरी डिजीज होगा तो सर्कुलेशन को हैम्पर करेगा। तो सर्कुलेटरी डिजीज क्या, मतलब हार्ट डिजीजेज हो गया, रिस्पिरेटरी डिजीजेज हो गया। इंक्रीज द लेवल ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड और इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सर्कुलेशन दिस पोटेंशियली हजार्डस टू पेशेंट विद हार्ट एंड रिस्पिरेटरी।
मतलब ये हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज वाले पेशेंट में देखोगे तो उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, ठीक, प्रॉपर नहीं होता तो वो उनमें जो जो एनर्जी का फ्लो है बॉडी में वो भी रेगुलर नहीं होता है, तो वो ऑलरेडी लेथार्जिक होते हैं, अनेबल टू डू एनी वर्क। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उन लोगों को एक्सरसाइजेस नहीं, पहले पहले उनका जो बॉडी का न्यूट्रिशन अमाउंट है और बॉडी का जो एनर्जी है उसको एक एडिक्वेट लेवल पे लाया जाता है उस पेशेंट में, अगर वो ठीक होने लायक पेशेंट है तो ठीक लाया जाता है, फिर तब उसको ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू इन द सेंस यहाँ पे बोल रहा है मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर्स, तो कनेक्टिव टिश्यू ये मसल जो है कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारा होता है, ठीक। तो मसल्स में किसी भी तरीके का दिक्कत हो गया, एम्बर हो गया या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गया या स्टिफ हो गया तुम्हारा मसल्स, किसी भी कंडीशन में अगर उसमें दिक्कत है तो उसमें तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज सर कॉन्ट्राडिक्शन इंडिकेशन और किसी को दिक्कत है? लास्ट में लोग देखेंगे इसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस सजेस्ट करने से पहले एक पेशेंट की, ठीक है। एज अ पेशेंट भी हम लोग देखेंगे, एज अ स्टाफ नर्स या फिर एज अ मेडिकल स्टाफ भी देखेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले व्हाइल असिस्टिंग रूम, नर्स वुड फिजिकली एग्जामिन पेशेंट स्टिफनेस को चेक कर लेना है, स्वेलिंग जिस एरिया में उसको ये एक्सरसाइज देना है, पेन, लिमिटेड मूवमेंट एंड अनइक्वल मूवमेंट। दूसरा हो गया नर्स वुड शेड्यूल देम एट अ स्पेसिफिक टाइम परहैप्स अलोंग विद अनदर नर्सिंग एक्टिविटी, ठीक। हर एक पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखना है, ठीक है, ताकि उसका जो ये एक्सरसाइज का एक रूटीन बना रहे, रूटीन ये एक्सरसाइज, ताकि उसको भी टाइम मैनेज, तुम्हारा भी टाइम मैनेजमेंट हो और उसको भी कोई दिक्कत नहीं रहे उस टाइम में कुछ और करते हुए बिजी ना रहे, ठीक। इसलिए यहाँ पे उसका शेड्यूल का ध्यान रखना है, ठीक। मूवमेंट है कैरिड आउट स्लोली एंड स्मूथली, जो मूवमेंट है जिस भी पार्ट का हम लोग मूवमेंट एक्सरसाइज कर दे रहे हैं उस पेशेंट को, उसका वो स्लोली करना है, आराम से करना है और क्लियर करना है, ये नहीं कि आप रफली कर देंगे, पता चला उसके ऑलरेडी स्टिफनेस था और दर्द हो गया, ठीक। मसल स्ट्रेच ज़्यादा होने से क्या होता है, दर्द हो जाता है, दर्द होने लगता है, तो उसको मूवमेंट में और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। फिर हो गया ये किसी भी जॉइंट को फोर्स नहीं करना है, किसी भी जॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा फोर्सफुल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा फोर्सफुली अप्लाई नहीं करना है एक्सरसाइज को, उससे भी पेशेंट को दिक्कत होगा। फिर हो गया ये हर एक एक्सरसाइज को जनरल केसेस में हर एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट कर रिपीट हो जाता है, वो किसी पेशेंट में ज़्यादा भी होता है, किसी पेशेंट में कम भी होता है, लेकिन इन जनरल केसेस 5 बार इसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर हो गया वाइल परफॉर्मिंग पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, जब पैसिव टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, ये पैसिव टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन वाले पेशेंट में अगर हम लोग एक्सरसाइजेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि उसके पास मतलब कि ये नहीं कि दूर से खड़ा होकर एक्सरसाइज के पास ये उसके पास जाकर उसका जो ये जिस टेबल पे है वहाँ पे पास जाके उसका एक्सरसाइज करना है या फिर उसका बॉडी को मूव करना है, वरना उसका ये थोड़ा गलत तरीके से मूव करने का उसको दर्द भी हो जाएगा और वो उतना अच्छे से बता भी नहीं पाएगा, समझिए। इस पूरे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में किसी को डाउट है? ऐसे इसका सारा नोट्स मैं तुमको शेयर कर दूंगा और साथ में इस टॉपिक का पीपीटी भी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे से आके पूछ सकते हो। और किसी को कुछ पूछना? सजाइटिक पेन के बारे में क्या पता है? वो किस एक्सिस पे जाता है? नहीं, इस एक्सिस का पार्टिकुलर नाम नहीं पता और ये इसके अलावा मैं 2 और बताया थे टाइप्स ऑफ मूवमेंट में, वो कौन सा था?
इसके अलावा मैं दो बताया था, एक का पोजीशन थंब वाला और एक लेटरल फ्लेक्शन तुम याद कर सकते, सिंपली याद रख सकते हो। हमारा जो बॉडी मिडलाइन है ना, मिडलाइन मतलब मिडिल हो गया, मिडिल के बगल में लेटरल, ठीक है, लेटरल मूवमेंट, लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। ये सारा वर्डिंग फ्लेक्शन इंपोर्ट तुम याद कर, एक्सटेंशन एक्सटेंड हो रहा है मतलब। अब हाइपर एक्सटेंशन याद कर सकते हो कि ज़्यादा हाइपर मतलब ज़्यादा। फिर एबडक्शन एंड एडक्शन, ये इसे आप एबडक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है और एडक्शन में नीचे की ओर, ठीक है। और फिर ये सर्कमडक्शन, इस सर्कमडक्शन क्या होता है, एडक्शन। इसमें जब तीनों को मिला दोगे तो तुम एक सर्कुलर मूवमेंट कर देता है। अगर तुम ये रेगुलर रिपीटेड मतलब फ्लेक्शन किए, फिर एबडक्शन किए, फिर एडक्शन और फिर बार रिपीट करो तो ये सर्कुलर मूवमेंट, इसको सर्कमडक्शन। फिर रोटेशन यहाँ से इस तरह से मूव करना। फिर हो गया सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन अपवर्ड ऊपर की ओर, और ये प्रोनेशन हो गया इनवर्ड, ठीक है, फेस डाउनवर्ड। देखो तुम बोल रहे थे ना कि पाम ऊपर नीचे, यहाँ पे फेस डाउनवर्ड है, तो जब तुम हाथ लोगे तो इसका फेस तुम किस, अगर तुम ऐसे पाम लेते हो तो इसका फेस तुम क्या बोलोगे? अगर ये तुम इस चीज़ को पोजीशन ले रहे हो, कौन से फेस को अंदर के वाला का होगा, ऊपर वाला किसको कहोगे? फेस डाउन। हाँ, तो ये नीचे के, तो ठीक। तो इसको इस तरह से सोचना, मतलब कि वो तुम कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके सोचना चाहते हो। फिर हो गया इन्वर्जन, फिर इन्वर्जन एवर्जन, ठीक है। इन्वर्जन मतलब मिडलाइन के पास जाना और एवर्जन मतलब दूर जाना। फिर हो गया डॉर्सिफ्लेक्शन, स्टैंडिंग वाली। फिर ये हो गया प्लैंटर फ्लेक्शन, ये हो गया हिल्स पे रहना लेकिन अंदर पैर के नीचे गिर रहा है, ठीक।